नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रोस्टेट की समस्या से परेशान हैं, डॉक्टर की सलाह से आपको ऑपरेशन का विचार करना है और आपके सामने दो विकल्प दिए गए हैं कि या तो आप नॉर्मल प्रोस्टेट की सर्जरी जो कि कन्वेंशनल सर्जरी है TURP, जिसमें कि दूरबीन द्वारा आपके प्रोस्टेट के रास्ते में छोटे छोटे टुकड़े निकाल के उसको साफ कर दिया जाता है, या फिर लेज़र सर्जरी जिसमें कि लेज़र इन्यूक्लेशन के द्वारा आपके प्रोस्टेट को ब्लैडर में डाल के उसको मॉर्सिलेट करके निकाला जाता है। इन दो विकल्पों के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अगले कुछ मिनटों में हम आपको इस दोनों विधियों के बारे में विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि कौन सा प्रोसीजर या कौन सी सर्जरी या कौन सी विधि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी या ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। दोस्तों, प्रोस्टेट की परेशानी आमतौर पे 40 से 50 उम्र के बाद शुरू हो जाती है। इस परेशानी में प्रोस्टेट का साइज बढ़ता चला जाता है। ये वही प्रोस्टेट होती है जो कि जवानी के टाइम वीर्य में कुछ अपना सिक्रीशंस डालती है, जो कि वीर्य को आगे वेजाइना के अंदर लिक्विफाई करने के काम में आता है, यानी कि उसको पतला बनाने के काम में आता है। अगर वेजाइना में वो डिपॉजिट हो गया है तो उसको लिक्विफाई करके उसके स्पर्म्स को चाल देने के लिए काम में आता है, यानी कि स्पर्म्स मोटाइल हो जाएंगे और वो फिर स्विम करके आगे ओवा तक चले जाएंगे। ये प्रोस्टेट का जवानी में काम होता है। मगर जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, 40 से 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, ये प्रोस्टेट बढ़ने लगती है अपने नॉर्मल साइज से, जो कि 18 से 20 ग्राम होता है, उससे बढ़ बढ़कर ये करीब 40-50 ग्राम की और कई बार 200-250 ग्राम तक बढ़ के पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में जो प्रोस्टेट के बाहर का कैप्सूल होता है वह उसको बाहर की तरफ ग्रो नहीं होने देता या बाहर की तरफ बढ़ने नहीं देता, तो वो एक तरीके से अंदर की तरफ जितना हिस्सा होता है उसी में ही बढ़ सकती है। और इस दबाव की वजह से, इस प्रोसेस के दबाव की वजह से जो प्रोस्टेट है वो आपके यूरिन के रास्ते को ब्लॉक कर लेती है। ये प्रोस्टेट आपके यूरिन के रास्ते को ब्लॉक कर लेगी और इस कैप्सूल के बाहर नहीं जा सकती। तो जो दबाव बनेगा उसकी वजह से ये ब्लैडर है, इसका यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा और ये प्रोस्टेट आपके यूरिन के रास्ते को ब्लॉक कर लेती है। इसमें पहले तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर दवाइयों से काम नहीं चल रहा है तो आपको सर्जरी की सलाह दी जाती है। अब सर्जरी की सलाह के बाद पेशेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं, मेन दो ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि एक तो होता है TURP का, यानी कि ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा के थ्रू होते हुए दूरबीन एक अंदर डाली जाती है और इस प्रोस्टेट के बीच के हिस्से को निकाल लिया जाता है, कट कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में। लगभग ये टुकड़े 5 mm से 8 mm और 10 mm तक साइज के होते हैं और इन छोटे छोटे टुकड़ों को ब्लैडर में डाल दिया जाता है और ब्लैडर में डालने के बाद इसमें से निकाल लिया जाता है। मगर जो इसमें मेन समस्या होती है वो दो समस्याएं होती हैं। एक तो प्रोस्टेट का साइज कितना है। प्रोस्टेट का साइज अगर बहुत बड़ा है तो इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोस्टेट जो TURP है वो मोनोपोलर कॉटरी से कर रहे हैं, यानी कि साधारण कॉटरी जो होती है, जो शुरुआती कॉटरी होती है उससे कर रहे हैं, तो आपको जो करंट है उसके फ्लो करने के लिए आपको एक ग्लाइसिन करके सॉल्यूशन का काम लेना होता है और ये ग्लाइसिन इस जगह से थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब भी होता रहता है। तो बॉडी के अंदर ग्लाइसिन की मात्रा बढ़ रही होती है और ब्लड लॉस हो रहा होता है। तो एक तरीके से जो बॉडी है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इम्बैलेंस हो सकता है। तो मोनोपोलर कॉटरी, TURP और ग्लाइसिन, इन तीनों की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है। अगर ये प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आपका जो ये डिसबैलेंस है वो इतना नहीं होता कि जो आपकी बॉडी को एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन में लेके जाए और आपकी बॉडी इसको कंपनसेट कर लेती है। मगर इसका साइज अगर बहुत बड़ा है, यानी कि अगर 80 या 100 ग्राम की साइज से भी ज़्यादा बड़ा प्रोस्टेट है और प्रोस्टेट के ऑपरेशन में 1-1.25 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है, तो आपको ये ग्लाइसिन नुकसान कर सकती है और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। दिमाग में एनकेफेलोपैथी या इस तरह के ड्राउजीनेस वाले सिम्टम्स आ सकते हैं, यॉइंग हो सकती है और फिर उसके बाद हार्ट रेट कम होना, BP बढ़ना, ये सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी जो परेशानी है TURP में वह यह है कि इस प्रोसीजर में आपका जो कटिंग होती है उसके साथ
खून रोकने का जो काम होता है यानी कोगुलेशन, यानी कि जो प्रोस्टेट को कट करते हैं उसके साथ कोगुलेशन का काम साथ में नहीं हो पाता है, और इस वजह से कट करने के बाद उसको कोगुलेट करना पड़ता है। तो इस बीच में जो समय जाता है उसकी वजह से थोड़ा ब्लड लॉस होता है, और ब्लड लॉस होने की वजह से आपके हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तीसरी जो बात है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है इसमें इन्यूक्लिएट नहीं किया जा रहा, यानी कि प्रोस्टेट के बीच के हिस्से को ही खाली किया जा रहा है, पूरा पूरा एडिनोमा एक साथ नहीं निकाला जा रहा। थोड़ा बहुत प्रोस्टेट इसकी वजह से रह सकता है, अगर आप किसी शुरुआती दौर में जो है डॉक्टर उनसे ऑपरेट करा रहे हैं तो समय के साथ साथ उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और बढ़ने के साथ साथ उनका एडिनोमा को पूरा एक्सरसाइज करने का एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है। मगर शुरुआती तौर पे कई बार बीच के हिस्से को ही ऑपरेट कर पाते हैं, और इतनी फास्ट रिसेक्शन नहीं हो पाता कि पूरी की पूरी प्रोस्टेट को आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में वो खत्म कर दें। तो देखिए, TURP का प्रोसीजर वैसे गोल्ड स्टैंडर्ड है, मगर इसमें अगर प्रोस्टेट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कई सारे रिस्क फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अगर प्रोस्टेट का साइज 80 ग्राम या 100 ग्राम से कम है तो TURP आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड माना गया है, यानी कि आप आराम से TURP करा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है हॉल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट का, या फिर थूलियम फाइबर लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट का, यानी कि थूफ्लैप। तो ये दोनों ही लेजर से टेक्निक है, और लेजर के द्वारा हम इसमें प्रोस्टेट के जो एडिनोमा है उसको इन्यूक्लिएट कर देते हैं, यानी कि पूरा यहाँ से निकाल देते हैं। एक बाहर का हिस्सा थोड़ा सा रह जाता है और कैप्सूल रह जाता है। तो इस इन्यूक्लिएशन के प्रोसेस में जो लेजर यूज की जाती है वो प्रोस्टेट को पूरा नीचे से निकालती है। तो इसमें एडिनोमा एक तो पूरा एक्सरसाइज होता है, दूसरा लेजर में काटना और कोगुलेशन करना, यानी कि कट करना और खून को रोकना दोनों ही एक साथ हो सकते हैं। तो इसमें खून जो बहता है वह कम बहता है, तो आपका हीमोग्लोबिन भी कम ड्रॉप होता है। तीसरी चीज, जो ये लेजर है ये करंट के द्वारा नहीं, लेजर टेक्निक के द्वारा कट करती है, तो इसमें करंट के फ्लो करने की भी कोई जरूरत नहीं होती, तो हम ग्लाइसिन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। हम इसमें नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करके भी इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन के इस्तेमाल करने से जो बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं, यानी सोडियम कम होने के जो सिम्टम्स होते हैं, जो कि ग्लाइसिन में बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ड्राउजीनेस हो रही थी, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट बीट कम हो रही थी और बीपी बढ़ रहा था, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चलता रहता है। प्रोस्टेट का साइज अगर बड़ा भी है, टाइम भी अगर ज़्यादा लग रहा है, तो भी इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसमें नहीं पाया गया है। तो ये जो प्रोस्टेट है इसको आप पूरा निकाल लेते हैं, इसको मॉर्सलेट करके पूरा बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें परेशानी क्या देखी गई है कि इसमें ट्रांजिएंट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए यूरिन लीक होने की समस्या हो सकती है लेजर इन्यूक्लिएशन में, जो कि TURP में लेजर इन्यूक्लिएशन से, यानी कि हॉल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन से, होलैप से कम पाई गई है। यानी कि लेजर सर्जरी में जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से कंपैरेटिवली, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मतलब खांसने, छींकने पे, खड़े होने पे, चलने फिरने पे, जोर से चिल्लाने पे यूरिन जो लीक हो जाता है वो TURP में कम पाया गया है, और लेजर सर्जरी में थोड़ा ज्यादा पाया गया है। अब आता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब कि ऑपरेशन के बाद क्या रहता है। ऑपरेशन के बाद जो हॉस्पिटल का स्टे होता है वो लेजर सर्जरी में कम पाया गया है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग कम होती है, तो लंबे समय तक इसमें कैथेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कैथेटर भी जल्दी निकाल दिया जाता है, यानी कि करीब 1.5 दिन में इसमें कैथेटर निकाल दिया जाता है, 1 से 1.5 दिन में। और जो TURP है उसमें लगभग 2 से 2.5 दिन में कैथेटर निकाला जाता है, तो हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, और ब्लीडिंग का जो हीमोग्लोबिन कम होने का चांसेस है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वो भी कम हो जाते हैं। इसमें जो कैथेटर को खींच के रख के इसको पूरा बांध के रखने की जरूरत होती है, वो भी लेजर सर्जरी में कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो खून बहने की परेशानी है वो लेजर सर्जरी में कम होती है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को चेक करने के लिए जो पैमाने यूज किए गए हैं उसमें जो सबसे पहला है वो आपका फ्लो आता है, यानी कि आप यूरिन कितनी अच्छी धार से फ्लो कर पा रहे हैं। दूसरा, आप कितने सहज रूप से यूरिन पास कर पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है यूरिन पास करने में, या यूरिन करने की जो पूरी प्रक्रिया है आपकी कितनी सहज रूप से हो पा रही है। तीसरा, आपको यूरिन करने के बाद ब्लैडर में कितना यूरिन रह जा रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि पहले महीने में, तीसरे महीने में, छठे महीने में, 12वें महीने में और 24वें महीने में इन चीज़ों की स्टडी की गई है, और उसमें ये पाया गया है कि दोनों ही टेक्निक्स का बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट्स है, इसमें कोई भी अंतर नहीं पाया गया। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये दोनों ही टेक्निक्स लगभग बराबर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं पाया गया। तो बेसिकली जो डिसीजन होता है इस ऑपरेशन का वो मेनली एक तो पेशेंट की
जनरल कंडीशन, यानी कि अगर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल ख़राब है, उसने कोई ब्लड थिनर मेडिसिन ले रखी हैं, या फिर उसकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें कि हम TURP करना अवॉइड करेंगे, यानी करंट फ्लो करना अवॉइड करेंगे उसकी बॉडी के अंदर, या फिर उसकी प्रोस्टेट का साइज करीब 100-150 ग्राम से भी ज़्यादा है, तो फिर इसमें लेज़र की प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर नहीं तो आप इसमें सिंपल TURP भी करवा सकते हैं। हालांकि लेज़र इन्यूक्लिएशन से आपका ब्लड लॉस कम होता है, आपका हॉस्पिटल स्टे कम होता है, तो डेफिनेटली लेज़र इन्यूक्लिएशन आपको एक बेटर ट्रीटमेंट मॉडलिटी, यानी कि इलाज करने की पद्धति प्रोवाइड करती है, ताकि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकें और आपका घर पे काम दोबारा से शुरू हो सके। मैं आशा करता हूं कि अगर आपको इस वीडियो से प्रोस्टेट सर्जरी के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।